किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध पुस्तक तुम्हारी क्षय की ऑडियो रिकॉर्डिंग। इसे प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। इस अध्याय का शीर्षक है तुम्हारी जोकों की क्षय। तो सुनिए इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी और अंतिम भाग। आवाज है रेडियो कलाकार साथी प्रतिमा शुक्ला की। जोंकें जो अपनी परवरिश के लिए धरती पर मेहनत का सहारा नहीं लेती, वे दूसरों के अर्जित खून पर गुजर करती हैं। मानुषी जोंकें पाशविक जोंकों से ज्यादा भयंकर होती हैं। इन्होंने मानव जीवन को कितना हीन और संकटपूर्ण बना दिया, इसका जिक्र कुछ पहले हो चुका था और आगे भी कुछ करेंगे। इन जोंकों की उत्पत्ति कैसे हुई? आरंभिक मनुष्य असभ्य था। वह जंगल में रहता था, लेकिन अपनी जीविका वह धरती में खोजता था। वह शिकार करता था, वह जंगल में फल तोड़ता था, लेकिन दूसरे की कमाई, दूसरे के खून को चूसकर गुजारा करना पसंद नहीं करता था। आत्मरक्षा के लिए वह अपना नेता भी बनाता था, समाज का साधारण संगठन भी करता था, लेकिन चूसने वाले के लिए वहां स्थान न था। शिकारी अवस्था से मनुष्य पशुपालक की अवस्था में आया। अब भी उनके नायक और शासक खुद अपनी भेड़ और गायें रखते थे। हाँ, अब कभी कभी एकाध भेड़ गाय उनके पास पहुंचने लगी और इस प्रकार बहुत हल्के रूप में मानुषी जोकों का आविर्भाव हुआ। कृषक की अवस्था में पहुंचने पर नेता और शासकों का प्रभाव और बढ़ा। उन्होंने राजा का रूप धारण करना शुरू किया। यद्यपि पहले समाज की आत्मरक्षा के लिए शस्त्र और शासन की सुव्यवस्था का भार उन पर सौंपा गया था और उनका पद तभी तक सुरक्षित था जब तक कि उन कार्यों के संचालन की योग्यता उनमें मौजूद रहती। योग्यता द्वारा निर्वाचित राजा भेंट और कर में अधिक धन एकत्र करने में सफल हुआ और इस प्रकार योग्यता के अतिरिक्त धन की शक्ति उसके हाथ आई। अब जहां वह अपने शासक और नेता होने के जरिए लोगों पर अपना प्रभाव डालता था, वहां धन का प्रलोभन देकर के भी कुछ लोगों को अपनी ओर खींच सकता था। इस तरह वह जहां कितने ही अत्याचार भी करने का साहस रखता था, वहां साथ ही यह भी कोशिश करने लगा कि उसके बाद उसका स्थान उसके लड़के को मिले। शताब्दियों के प्रयत्न से योग्यता का सबब भाड़ में चला गया और राजा की ज्येष्ठ संतान राजा बनने लगी। संपूर्ण राज परिवार का खर्च दूसरों के ऊपर लदने लगा। इन जोकों ने यही नहीं कि अपनी परवरिश दूसरों की कमाई से चलानी शुरू की, बल्कि कितने ही धरती से धन उपजाने वालों को भी नौकर परिचारक रखकर समाज को उनके श्रम से वंचित रखा। खानदानी राजा तब तक इस प्रकार शोषण, निठल्लापन और अपनी वासना तृप्ति के लिए तरह तरह की गंदगी फैलाते रहते, जब तक कि जनता को उबते देखकर कोई सेनापति या मंत्री राजा का वध कर नए राजवंश की नींव नहीं डालता। जब से राजा अधिक संपत्ति का स्वामी और गैर जवाबदेह शासक बनने लगा, तब से यथा राजा तथा प्रजा का अनुकरण करते हुए कितने ही लोग स्वयं भी जोंक बनकर आराम से सुख और चैन की जिंदगी बसर करने लगे। राजा भी प्रलोभन दे देकर उन्हें इसके लिए उत्साहित करते थे। धरती से धन पैदा करने वाले का स्थान समाज में बहुत नीचा हो गया था और राजा, राजकुमार, पुरोहित, मंत्री, सामंत ही नहीं बल्कि उनके परिचारक भी धन कमाने वालों से अधिक सम्मानित समझे जाते थे। शारीरिक श्रम को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। अब जोकों की एक और श्रेणी भी पैदा हो गई,
जो कारीगरों और किसानों द्वारा उत्पादित चीजों के क्रय विक्रय का काम करती थी। इन साधारण बनियों ने लाभ वृद्धि के साथ साथ अपने काम को भी अधिक विस्तृत और सुव्यवस्थित किया। इनके बड़े बड़े दल देश के एक कोने की चीज दूसरे कोने में पहुंचाते और आंख मूंदकर नफा कमाते थे। राजा राजकुमारों के बाद अपनी राज सेवा के उपहार में जिन मंत्रियों और सेना नायकों को बड़ी बड़ी जागीरें मिली, वे भी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। और उनके बाद नंबर था बनियों का। समाज में अब भी पुराना भाव कभी कभी मौज मारता था, जबकि किसान की कमाई को सबसे शुभ कमाई समझा जाता था। राज चाकरी और वाणिज्य को निम्न श्रेणी की जीविका मानते थे। लेकिन दुनिया का सुख और वैभव तो उसी के लिए है जिसके पास धन है, चाहे वह धन किसी भी तरह प्राप्त किया गया हो। राजकार्य और व्यापार की तो बात ही क्या, सूद के लाभ, जिसे कि पाप का धन अभी हाल तक समझा जाता रहा है, को कोई भी छोड़ने के लिए तैयार न था। सामंत दासों और अर्धदास किसानों की पलटन से खेती कराते तथा कारीगरों से बेगार में चीजें तैयार कराते। व्यापारी स्थल और जलमार्ग से व्यापार ही नहीं करते थे, बल्कि कभी कभी कुछ कारीगरों को जमा कर उनसे वाणिज्य की कितनी ही चीजें भी बनवाते थे। बिना मेहनत की कमाई अब सबसे इज्जत की कमाई हो गई थी। और क्यों ना हो, जबकि हजारों बरस से पुरोहित लोग खुद इस लूट के नफे से मौज करते आ रहे थे। उन्हीं के हाथ में भले बुरे की व्यवस्था थी। बढ़ते बढ़ते अवस्था जब यहाँ तक पहुँची तो समझा जाने लगा कि राजा अपनी पुरानी तपस्या का उपभोग करने या खुदा की नियामत को हासिल करने के लिए धरती पर आया है। तब बहुत हुआ तो राजवंश के संस्थापक प्रथम व्यक्ति ने कुछ योग्यता का परिचय दिया और उसके उत्तराधिकारी चाहे योग्य हो या अयोग्य, सिर्फ भोग विलास के लिए राज सिंहासन पर बैठते थे। मुफ्त के भोग विलास को देखकर किसके मुंह में पानी न भर आता। और उसके लिए जब राजा लोग आपस में लड़ने लगते तो योग्य सेना नायकों का महत्व बढ़ना जरूरी था। फिर उनकी जागीरें बढ़ी और हालत यहाँ तक पहुँची कि राजा सामंतों के हाथ की कठपुतली हो गया। शिकार और कृषि के साथ पहले जोंकों का जन्म होता है। राजशाही युग में उनकी संख्या कुछ बढ़ती है और राजकुमार, राज कर्मचारी, व्यापारी तथा इनके परिचारक जोंकों की श्रेणी में शामिल होकर संख्या को और बढ़ा देते हैं। जब राजा सामंतों के हाथ की कठपुतली हो जाते हैं, तब सामंतों की स्वेच्छाचारिता का पृष्ठपोषण करना भी अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसी सामंत शाही के युग में जोंकों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इस युग का अंत होने के समय यूरोप के बनियों को अपना प्रभाव बढ़ाने का नया मौका मिलता है। वाणिज्य बसते लक्ष्मी की कहावत प्रसिद्ध ही है। इंग्लैंड के व्यापारी भी पुर्तगाल, स्पेन आदि के व्यापारियों की देखा देखी दुनिया के दूर दूर देश में व्यापार करने लगे। इंग्लैंड में उनके पास अपार संपत्ति जमा होने लगी। यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में व्यापार के संबंध में प्रतिद्वंदिता बढ़ने लगी, तो भी धरती का बहुत सा हिस्सा अछूता था और सभी साहसियों के लिए कहीं न कहीं काम का क्षेत्र मौजूद था। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के व्यापारियों में अंग्रेजों ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया था। उनके पास दुनिया में सबसे अधिक बाजार थे। उनके माल से भरे जहाज इंग्लैंड से बाजारों को, बाजारों से इंग्लैंड को 6-6 महीने चलकर पहुंचाते थे। उस समय लकड़ी की नाव, जिन्हें पाल और पतवार के सहारे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, में यात्रा बड़ी संकट की थी। लेकिन अपार नफे के सामने संकट क्या चीज थी? व्यापारियों को सबसे अधिक चिंता थी अधिक से अधिक परिमाण में माल कैसे तैयार हो। इसी समय इंग्लैंड में इंजन का आविष्कार हुआ। भाप से चालित यंत्र अधिक परिमाण में और ज्यादा तेजी के साथ माल तैयार करने लगा। इंजनों को रेल और जहाज में लगा देने पर लंबी लंबी यात्राएं भी छोटी हो गई और खतरा तथा परतंत्रता भी कम हो गई। यंत्रों के आविष्कार से
उनके द्वारा बनी चीजों की अपेक्षा हाथ की बनी चीजें महंगी पड़ने लगी और हाथ के कारीगर बेकार होने लगे। बेकारी से कुपित होकर कारीगरों ने कितने ही कारखानों को तोड़ा, जगह जगह बलवे हुए, लेकिन अब व्यापारियों की शक्ति साधारण नहीं रह गई थी। धन के कारण राज दरबारों में उनका प्रभाव और सम्मान सामंतों की तरह होने लगा था और धन के बल पर शासन तंत्र पर वह अपना अधिकार जमा रहे थे। जिस यंत्र चालित कारखानेदार पूंजीपति के पीछे राजशक्ति थी, उसका मुकाबला ये कारीगर क्या करते। धीरे धीरे उनके बलवे तो ठंडे पड़ गए, जिसमें दमन के अतिरिक्त एक यह भी कारण था कि यांत्रिक कारखाने मुख्यतः इंग्लैंड में ही स्थापित हुए थे और इंग्लैंड के पास सारी दुनिया का बाजार पड़ा हुआ था। इस प्रकार वहाँ के पूंजीपति सभी कारीगरों को बेकार न करके उन्हें नए नए कारखानों में लगाते जाते थे। जैसे व्यापार चमकता गया, वैसे ही वैसे पूंजीपतियों के पास अपार धनराशि जमा होती गई। वहाँ का राज शासन भी पूंजीपतियों के हाथ चला गया और राजशाही या सामंतशाही सरकार की जगह पूंजीवादी सरकार स्थापित हुई। इसका पवित्र कर्तव्य था पूंजीपतियों के स्वार्थों की रक्षा करना। इस नई आर्थिक व्यवस्था से संसार में तरह तरह की उथल पुथल होने लगी। देश के श्रमिक पूंजीपतियों के अर्थदास बनने लगे। जिन देशों पर पूंजीवादियों का शासन था, वहाँ पर भी उसी स्वार्थों को सामने रखकर काम लिया जाने लगा। इंग्लैंड में सामंतशाही का स्थान पूंजीशाही ने लिया था, किंतु हिंदुस्तान में उस वक्त तक सामंतशाही ही चल रही थी। तो भी अंग्रेजी पूंजीशाहों ने अपने देश की तरह हिंदुस्तान से सामंतशाही को लुप्त होने नहीं दिया। उसी का परिणाम है कि यद्यपि सारे भारतवर्ष पर अंग्रेजी पूंजीशाही का शासन है, तो भी भीतर में सामंतशाही को रियासतों और बड़ी बड़ी जमींदारियों के रूप में कायम रखा गया है। पूंजीवाद मनुष्यों को अर्थदास बनाता है और बराबर बेकारी पैदा करके उन्हें नरक की यातना में ढकेलता है। यह बात तो अब स्पष्ट हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक बाजारों और साम्राज्य के विस्तार के लिए आपस में लड़ती यूरोप की राजशक्तियों ने यह भी दिखला दिया था कि पूंजीवाद युद्धों का प्रधान कारण है। इसी समय जर्मनी में एक विचारक पैदा हुआ जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। उसने बतलाया कि बेकारी और युद्ध पूंजीवाद के अनिवार्य परिणाम रहेंगे, बल्कि जितना ही पूंजीवाद की संरक्षकता में यंत्रों का प्रयोग बढ़ता जाएगा, बेकारी और युद्ध उतना ही भयानक रूप धारण करते जाएंगे। उसने इससे बचने का एक ही उपाय बतलाया, साम्यवाद। जर्मनी, फ्रांस, जहां भी उसने अपने इन विचारों को प्रकट किया, वहां की सरकारें उसके पीछे पड़ गईं। पूंजीपति समझ गए कि साम्यवाद उनकी जड़ काटने के लिए है। उसमें तो सारी संपत्ति का मालिक व्यक्ति न होकर समाज रहेगा। उस वक्त हर एक को अपनी योग्यता के मुताबिक काम करना पड़ेगा और आवश्यकता के मुताबिक जीवन सामग्री मिलेगी। सबके लिए उन्नति का मार्ग एक सा खुला रहेगा। कोई किसी का नौकर और दास नहीं रहेगा। भला धनी इसे कब पसंद करने वाले थे, लेकिन अभी तक मार्क्स के विचार सिर्फ हवा में गूंज रहे थे। मजदूरों पर उनका असर बिल्कुल हल्का सा पड़ रहा था, इसलिए पूंजीवादियों का विरोध तेज न था। खास करके जबकि उन्होंने देखा कि एक समय के आग उगलने वाले प्रलोभनों को हाथ में आया पाकर वे पूंजीवाद के सहायक बन सकते हैं। दुनिया की जोकों ने समझा कि साम्यवाद हमेशा हवा और आसमान की चीज रहेगा और उसे कभी ठोस जमीन पर उतरने का मौका नहीं मिलेगा। पूंजीवाद धीरे धीरे हर मुल्क में बढ़ रहा था। यूरोप में तो उसकी गति बड़ी तेज थी। अंत में सिपाहियों का देश जर्मनी भी उसकी बाढ़ से न बच सका, बल्कि प्रतिभाशाली जर्मनों ने यंत्रों के आविष्कार और प्रयोग में और भी अधिक योग्यता दिखलाई। पूंजीवादी सरकारों ने दांव पेच लगाकर दुनिया के हिस्से बखरे कर लिए। जर्मनी ने देखा कि उसके लिए तो कहीं जगह नहीं,
इसके लिए उसने वर्षों की तैयारी की, क्योंकि वह जानता था कि हथियार के बल पर उसे नया बाजार मिल सकता है। इसी आकांक्षा, इसी तैयारी का परिणाम था 1914 ईस्वी का महायुद्ध। पूंजीवादी फैक्ट्रियों में गरीबों का खून चूसकर तृप्त न थे। वे बाजार और नफा लूटने के लिए बड़े पैमाने पर नरसंहार करना चाहते थे। जो कहते हैं कि महायुद्ध ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या के कारण हुआ था, वे या तो भोले भाले हैं या जानबूझकर झूठ बोलते हैं। युद्ध हुआ था जोंकों की खून की प्यास के कारण। जर्मनी की जोंकें परास्त हुई, फ्रांस और इंग्लैंड की जोंकें विजयी। इन जोंकों की लड़ाई में एक फायदा हुआ कि दुनिया के छठे हिस्से रूस से जोंकों का राज उठ गया। अब वहाँ ईमानदारी से कमाकर खाने वालों का राज है। आरंभ में दुनिया की जोंकों ने पूरी कोशिश की कि वहाँ साम्यवादी शासन न होने पाए, लेकिन रूस के मजदूरों और किसानों ने हर तरह की कुर्बानी करके जान पर खेलकर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। लेनिन के नायकत्व में संस्थापित रूस की साम्यवादी सरकार आज दुनिया की जोंकों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही है। सारा पूंजीवादी जगत देख रहा है कि दुनिया के सभी मजदूर किसान रूस की तरफ स्नेह भरी निगाह से देखते हैं और उससे अंतः प्रेरणा ले रहे हैं। महायुद्ध के अंत में जोंकों की रक्त पिपासा के नंगे नाच को देखकर तथा रूस की क्रांति से प्रभावित होकर यूरोप के कितने ही देशों के मजदूरों में साम्यवाद का जोर बढ़ा। सामग्री तैयार थी उसका उपयोग करके वहाँ भी साम्यवादी शासन स्थापित करने के लिए, लेकिन श्रमजीवियों का नेतृत्व जिन कमजोर दिल वाले शिक्षितों के कंधों पर था, उन्होंने अपनी कायरता और कमजोरी को जनता के मत्थे मढ़ा और इस प्रकार श्रमजीवी जागृत का वह वेग विशृंखलित हो गया। पूंजीपति महत्वाकांक्षी साम्यवादी नेताओं, जो कि आपस में होड़ और अनबन के कारण अपने लिए किसी बड़ी चीज की आशा न रखते थे, को आसानी से अपनी ओर मिला सकते थे। इसके लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत थी। एक तो आदर्श द्रोही नेता को नेतृत्व दे दिया जाए और इसमें पूंजीवाद को कोई नुकसान तो था नहीं। दूसरे, उसी थैली से मदद दी जाए। और यह बात भी पूंजीपतियों के लिए कड़वी नहीं थी, क्योंकि उनके हाथ से सारी की सारी थैली को मजदूर छीनने वाले थे। इस प्रकार पूंजीवाद ने नया रूप फासिज्म धारण किया। उसने असली उद्देश्य को छिपाकर सामंतशाही के विनाशक पूंजीवाद के हथकंडे इस्तेमाल किए और राष्ट्रीयता के नाम पर जनता को अपने झंडे के नीचे एकत्रित होने के लिए आह्वान किया। वर्षों से मजदूर और किसान अपने शिक्षित मध्यम श्रेणी के साम्यवादी नेताओं की कायरता और विश्वास से तंग आ गए। उन्होंने फासिज्म को राष्ट्रीय पुनरुज्जीवन का संदेशवाहक समझकर मदद दी और इस प्रकार फिर से पूंजीवाद ने अपने को मजबूत किया। शोषकों और शोषितों को कायम रखने वाला फासिज्म श्रमिकों के दुखों को भीतर से दूर नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने दूसरे देशों पर नजर गड़ाई। इटली में फासिज्म के जन्म का यह इतिहास है। जर्मनी की जोंकें भी महायुद्ध में पराजित हुईं, लेकिन विजेता कभी यह नहीं चाहते थे कि पराजित जोंकें बिल्कुल नष्ट कर दी जाएं। वह जानते थे कि जर्मनी में जोंकों का लोप इंग्लैंड और फ्रांस पर पूरा प्रभाव डालेगा, इसलिए उन्होंने उन्हें जीवित रहने दिया। लड़ाई के बाद जर्मनी के श्रमजीवी भी अपने देश की जोंकों के अत्याचार को देखते देखते तंग आ गए थे और उनमें बड़ी जागृत हुई तो भी शब्द के प्रयोग में प्रवीण किंतु मैदान में अत्यंत कायर शिक्षित नेतागण ने उन्हें धोखा दिया और वे स्वर्ण युग को लाने का दिलासा दे देकर दिन बिताते रहे। जोंकें इतनी बेवकूफ न थी, वे अवसर ताक रही थी। जब साम्यवादी इस तरह अपने कीमती समय को बर्बाद कर रहे थे, उस समय जोंकें भी मंसूबे बांध रही थी। युद्ध के बाद में घटनाओं को देखकर पूंजीवादियों को विश्वास हो गया कि उनके स्वार्थों की रक्षा वही कर सकता है जो स्वयं श्रमजीवी श्रेणी का हो।
और जिसके दिल में पूंजीवादी श्रेणी के अस्तित्व की आवश्यकता ठीक जंचती हो। नात्सिज्म ने जर्मनी में जातीय पराभव और अपमान के नाम पर लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू किया। पूंजीवादियों ने हिटलर के भूरी कमीज वाले संगठन को दृढ़ करने के लिए अपनी थैलियां खोल दी। नेताओं के विश्वासघात से पीड़ित और कर्तव्य विमूढ़ श्रमजीवी श्रेणी धीरे धीरे हिटलर के फरेब में फंसने लगी और 1933 तक उसने अपनी शक्ति इतनी मजबूत कर ली कि शासन की बागडोर उसके हाथ आ गई। हिटलर के शासन के 4 वर्षों 1933 से 1937 के बीच मजदूरों की जीवन वृत्ति जर्मनी में आधी हो गई और पूंजीपति चैन की बांसुरी बजाने लगे। तो भी पूंजीवाद के नए अवतार फासिज्म और नात्सिज्म श्रमजीवी जनता की आंख में धूल झोंकना अच्छी तरह जानते हैं। हिटलर ने जर्मनी के स्वाभिमान को लौटाने और बृहत्तर जर्मनी के निर्माण का प्रोग्राम उनके सामने रखा। फ्रांस और इंग्लैंड का पूंजीवादी पूंजीपतियों के वैयक्तिक स्वार्थ और अदूरदर्शिता के कारण श्रमजीवी जनता को अपनी ओर उतना खींच नहीं सकता था, इसलिए उन्हें फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता था। उधर जर्मनी पूंजीपतियों के स्वार्थ को आंख से ओझल रखकर राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को जबरदस्त शराब पिला रहा था। दोनों ही तरफ जोकों के स्वार्थ का सवाल था और दोनों ही तरफ जोके अपने अपने स्वार्थ के लिए जबरदस्त तैयारियां कर रही थी। 3 वर्षों की तैयारी के बाद हिटलर ने जर्मन स्वाभिमान लौटाने के लिए सबसे पहले कुछ करना चाहा। जापान ने मंचूरियन को हड़प कर दिखला दिया था कि इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका की पूंजीवादी आपस में असहमत और लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। वह फ्रांस और इंग्लैंड के भीतर मतभेदों को भी जानता था और समझता था कि इंग्लैंड सिर्फ अपनी पगड़ी बचाना चाहता है। यही समझकर 7 मार्च 1936 ईस्वी को हिटलर ने जर्मन फौजें राइनलैंड में उतार दी और फ्रांस तथा इंग्लैंड मुंह ताकते रह गए। 2 बरस 4 दिन बाद, जबकि मुसोलिनी अबिसिनिया में इंग्लैंड की कलई खोल चुका था, 11 मार्च 1938 को हिटलर ने ऑस्ट्रिया को हड़प लिया। बाहर की जोकें तिलमिला कर रह गईं, लेकिन जर्मन जोकों की प्यास न इतने से बुझ सकती थी और न जर्मन जनता को चिरकाल तक माखन छोड़ आलू खाने के लिए तैयार रखा जा सकता था। आलू खाने को राजी रखने के लिए न जाने अभी हिटलर को और कितने कांड करने होंगे। 1 अक्टूबर 1938 ईस्वी को हिटलर ने सुडेटेनलैंड को चेकोस्लोवाकिया से छीन लिया और 15 मार्च 1938 ईस्वी को सारी चेकोस्लोवाकिया को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। दुनिया भर की जोकें अगले युद्ध के लिए जबरदस्त तैयारियां कर चुकी थी। अगले युद्ध के नरसंहार के सामने पिछला महायुद्ध कोई अस्तित्व नहीं रखेगा। जर्मनी के पास जहां अब 8 करोड़ आदमी जोकों के लिए नए बाजार पर कब्जा करने के वास्ते खून बहाने को तैयार हैं, वहां उसने हवाई, सामुद्रिक और स्थानीय युद्धों के लिए भयंकर अस्त्र शस्त्र तैयार कर रखे हैं। अब उसके हवाई जहाजों की एक चढ़ाई में 5 करोड़ आबादी का लंदन निर्जन हो सकता है। लड़ाई में मरने वाले सिर्फ सैनिक नहीं रहेंगे, अब तो मरने वालों की अधिक संख्या होगी निरपराध नागरिकों की। कोई बूढ़ों बच्चों की परवाह नहीं करेगा। सभी जोकें बड़े जोश के साथ संसार में प्रलय लाने के लिए तैयारियां कर रही हैं। जिस वक्त मनुष्य जाति ने अपने भीतर पहली जोक पैदा की थी, उस वक्त उसे क्या मालूम था कि जोकें बढ़कर आज उसे यह दिन दिखाएंगी। उसके विनाश के बिना संसार का कल्याण नहीं, जोकों तुम्हारी क्षय हो।
तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें। इन दिनों आप सुन रहे हैं राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध पुस्तक तुम्हारी क्षय की ऑडियो रिकॉर्डिंग। अभी आपने सुनी इस श्रृंखला की 8वीं और अंतिम कड़ी। इस अध्याय का शीर्षक था तुम्हारी जोंकों की क्षय। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो ऐसी ही किसी और प्रगतिशील पुस्तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।